हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 7, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन कैसे करें, उनको कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वी सो इन क्लास 7th दैट पहली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड तीबू। यानी हमने देखा क्लास 7th में बूजो और पहली दोनों ही फॉरेस्ट जाते हैं, जंगल जाते हैं प्रोफेसर अहमद और तीबू के साथ में। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स, और वो बहुत ही उत्सुक होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए अपने क्लासमेट्स के साथ में, जो साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। यानी कुछ बच्चे जो हैं उसमें से वो भरतपुर सेंचुरी भी जाते हैं और वो भी अपने एक्सपीरियंसेस को अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करने के लिए ईगर होते हैं, यानी उत्सुक होते हैं। सम अदर हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। तो जो और बच्चे थे वो अलग अलग जो नेशनल पार्क थे, जो सेंचुरी थी, तो वहाँ पर भी हो गए। तो वो भी क्या थे, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करने के लिए ईगर थे, बहुत ही उत्सुक थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनके पीछे उद्देश्य क्या होते हैं, पर्पज क्या होते हैं नेशनल पार्क बनाने के लिए, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो क्यों बनाई जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, उनके पीछे पर्पज क्या होते हैं। तो उनके पीछे पर्पज यही होते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनको कंजर्व कर सके, उनको हम बचा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कोजेज। यानी डिफोरेस्टेशन क्या होता है और उसके कारण क्या होते हैं, उसके पीछे कारण कौन कौन से होते हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। यानी एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। दे आर इसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। जो मैनकाइंड जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है उसका वेलबींग या सर्वाइव करना। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइव ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफोरेस्टेशन। आज जो सबसे बड़ा जो खतरा है, जो सबसे बड़ा थ्रेट है, वो क्या है, डिफोरेस्टेशन है ऑर्गेनिजम्स के लिए। वी नो दैट डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज। हम जानते हैं कि जो डिफोरेस्टेशन जो होता है उसका मतलब क्या है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलों की कटाई करना, एंड यूजिंग दैट लैंड और उस लैंड को फॉर अदर पर्पजेज दूसरे किसी उद्देश्य के लिए उसको यूज करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेस मेंशन्ड बिलो। पेड़ जो काटे जाते हैं ये तीन उनके कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती के लिए ज़मीन की ज़रूरत जो होती है उसके लिए भी क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। दूसरा है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, यानी हमें अपने घर भी बनाने हैं, फैक्ट्रीज भी बनानी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। और तीसरा क्या है, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाने के लिए भी हमें लकड़ी चाहिए होती है और जलाने के लिए भी हमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में लकड़ी चाहिए होती है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, यानी पेड़ पौधे काट देते हैं। सब नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स। यानी डिफोरेस्टेशन का जो एक बहुत बड़ा कारण, जो प्राकृतिक कारण जो होता है वो क्या होता है, जंगलों में जो आग लग जाती है वो होता है, और सीवियर ड्रॉट या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक कारण है। एक्टिविटी 7.1 एड मोर कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई दैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो इसमें डिफोरेस्टेशन के और भी कारण आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, जो नेचुरल होंगे और मैन मेड होंगे, उसको आप क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि ये नेचुरल है या मैन मेड है। इसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। यानी जो डिफोरेस्टेशन जो होता है उसकी उसकी उसके जो नुकसान जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहली हैंड बूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। उन्होंने रिकॉल किया जो कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं डिफोरेस्टेशन के, उनको बताया। द रिमेंबर दैट डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। उन्होंने क्या रिकॉल किया था कि डिफोरेस्टेशन की वजह से अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता है और जो पॉल्यूशन का लेवल जो होता है वो भी बढ़ता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड, और जो ग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल नीचे चला जाता है। और भी दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर।
वे जानते हैं कि डिफोरेस्टेशन जो होता है डिस्टर्ब कर देता है नेचर के बैलेंस को। दे आर टोल्ड बाय प्रोफेसर, उन्हें प्रोफेसर अहमद ने बताया दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू, यदि लगातार पेड़ों की कटाई इसी तरीके से चलती रही, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल विल डिक्रीजेज, तो उससे बारिश जो होगी वो भी कम हो जाएगी, जो सोइल की जो फर्टिलिटी होती है यानी मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। हाउ डज डिफोरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल, तो डिफोरेस्टेशन की वजह से जो रेनफॉल जो होता है वो कम कैसे हो जाता है, ऑन द वन एंड लीड टू फ्लड, और दूसरी तरफ क्या होता है, जो बाढ़ होती है ना, वो बाढ़ भी आ जाती है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, तो इससे क्या होता है, जो नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है, जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती है जैसे बाढ़ आना, और जो ड्रॉट्स होते हैं जो सूखा पड़ना जो होता है, उनको भी बढ़ावा मिलता है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट जो होता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड, यानी फ्यूअर ट्रीज या कुछ ही पेड़ जो होते हैं वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कुछ कम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है विल बी यूज्ड अप, उनके द्वारा यूज की जाती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड, और जिसके बदले में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, यानी थोड़ी बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कार्बन प्लांट्स यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन जो एक्सेस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या टेंडेंसी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर और अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर देती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो वाटर साइकिल जो होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, मे रिड्यूस रेनफॉल, जिसकी वजह से बारिश कम होती है। दिस कुड कोज ड्रॉट्स, और जिसकी वजह से ड्रॉट्स भी होता है यानी सूखा भी पड़ता है। डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, यानी डिफोरेस्टेशन जो होता है एक बहुत बड़ा कारण होता है जो किसको लीड करता है, टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, मिट्टी के जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, जो भौतिक जो गुण होते हैं, प्राकृतिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सॉइल की वो भी अफेक्टेड होती है प्लांटेशन से और वेजिटेशन से, यानी पेड़ पौधे लगाने से, जो भी वेजिटेशन जो होती है घास घास लगाने से भी। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो रिकॉल करते हैं 7th में जैसे कि आपने पढ़ा है कि सॉइल को किस तरीके से, सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं ट्रीज। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, यानी कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, जो क्या करते हैं, जो सॉइल इरोजन जो होती है उसको कम कर देते हैं, रोक देते हैं। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी की जो ऊपर की जो लेयर होती है जब वो रिमूव हो जाती है, कट जाती है, एक्सपोजेज लोअर, तो उससे क्या होता है, जो नीचे की जो लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है, जो हार्ड और रॉकी लेयर होती है। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस, उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, एंड इट्स लेस फर्टाइल, और उसकी उस मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता होती है, फर्टिलिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, और धीरे धीरे क्या होती है, वो जो फर्टाइल लैंड जो होती है, जो अच्छी उत्पादन देने वाली जो मिट्टी होती है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, और वो किसी में बदल जाती है, रेगिस्तान में बदल जाती है, और इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, और इसी को क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं। डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, यानी पानी को रोकने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, यानी जो मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से, मिट्टी की ओर से सॉइल सरफेस के इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड में जाने का इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट, इज रिड्यूस्ड, वो भी कम हो जाता है। सो देयर आर फ्लड्स, तो क्या होता है उससे फिर बाढ़ आती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन,
तो जो दूसरी जो प्रॉपर्टी जो होती है सोइल की, जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट हो गया, टेक्सचर होगी, उसकी बनावट होगी मिट्टी की, तो ये भी बदल जाते हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। और हमने क्लास 7th में ये भी स्टडी किया है कि हम फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, उनकी लिस्ट बनाएं, उनको बताएं कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो हम क्या होगा, विल वी फेस, क्या हम फेस करेंगे शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट, क्या हमें वो प्रोडक्ट जो होते हैं जो हमें मिलते हैं फॉरेस्ट से, क्या वो मिलते रहेंगे। इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज, यदि हम लगातार पेड़ों की कटाई इसी तरीके से करते रहें। एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन, जो पशुओं का जो जीवन होता है वो भी बहुत प्रभावित होता है डिफोरेस्टेशन से। हाउ लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। और उन पॉइंट्स को, जो जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करें और डिस्कस करें अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी जो फॉरेस्ट जो होते हैं या जो वाइल्ड लाइफ होती है उनको किस तरीके से कंजर्व करें, कैसे उसको बचा के रखें। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्योंकि हमें जो भी डिफोरेस्टेशन जो होता है उसके इफेक्ट्स के बारे में हम अवेयर हो जाएं। पहली एंड बूजो आर वरीड, पहली और बूजो क्या उस बारे में बहुत चिंतित है। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम, वे कहाँ जाते हैं, प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, कि किस तरीके से जंगल और जो जो जंगल का जो जीवन होता है, वाइल्ड लाइफ जो होती है, उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेस अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बूजो एंड देयर क्लासमेट्स। तो प्रोफेसर अहमद ने एक ऑर्गेनाइज किया एक विजिट, वहाँ जाने का उन्होंने एक प्लान बनाया टू अ बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ, बायोस्फीयर रिजर्व, किसके लिए, पहेली के लिए, बूजो के लिए और उनके जो क्लासमेट्स होते हैं उनके लिए। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने एक प्लेस सेलेक्ट किया जिसका नाम क्या है, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। तो उन्हें वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं, वो किसके सिमिलर होते हैं, दो जो अपर हिमालयन पीक, जो हिमालय की चोटी पर पाए जाते हैं, एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट, और जो जहाँ पर जो जो लोअर जो वेस्टर्न घाट जो होते हैं जो वहाँ से भी बिलोंग करते हैं, तो वहाँ इस तरह के सभी जितने प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज यूनिक। तो उन्होंने बताया, प्रोफेसर अहमद जो है उस बात पे विश्वास करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है जो वहाँ पे पाई जाती है यूनिक, वो क्या, वो सबसे अनोखी है, सबसे अलग है। ये रिक्वेस्ट माधव जी फॉरेस्ट एम्प्लॉई, एक माधव जी जो वहाँ पे क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय है वहाँ पे काम करते हैं, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सब कुछ गाइड करें। ही एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करते हैं दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक दैम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। वो एक्सप्लेन करते हैं हमारे जो प्रिजर्विंग एरियाज जो होते हैं, जो हमने जो जिन एरिया को हमने प्रिजर्व किया है, किसके लिए, ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए, मेक दैम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज, उसे किसके रूप में बना दिया उन्होंने, नेशनल हेरिटेज के रूप में बना दिया। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। यानी बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, और विच सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी भी इसको कहते हैं, रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। यानी जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी जो होती है जो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, उसको रेफर करता है बायोडाइवर्सिटी, या इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, यानी आपस में उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो और एनवायरनमेंट के साथ जो होती है उसके बारे में भी वो बताता है, ध्यान रखता है उस चीज़ का। माधव जी एक्सप्लेन्स, माधव जी क्या एक्सप्लेन करते हैं, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स, यानी हमारे जो पर्सनल एफर्ट्स होते हैं उनके अलावा, एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, जो समाज जो होता है उसके जो एफर्ट होते हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट और जो एनिमल्स होते हैं उनकी देखभाल करते हैं।
द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। गवर्नमेंट क्या करती है, लेज डाउन रूल्स यानी रूल्स बनाती है, तरीके बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द कंजर्व दैम यानी उनको कंजर्व करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। यानी जो जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, नेशनल पार्क जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसमें उनके लिए अलग अलग रूल्स बनाती है। आर प्रोटेक्टेड एरिया, और ये सभी क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। यानी उस एरिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए, यानी उनको बचाए रखने के लिए, या उनको प्रोटेक्टेड एरिया भी उसको कह सकते हैं हम, उनके लिए होता है। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना and their habits and their habitats. Protected areas called sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been इमार्क्ड और प्लांटेशन। मतलब ये जो जितना भी प्लांट, जितना भी हमारा फ्लोरा और फोना होता है, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनके लिए जो हैबिटेट्स जो होते हैं, उनके जो रहने की जो जगह होती है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड सेंचुरीज। उन्हें सेंचुरीज कह सकते हैं, नेशनल पार्क भी कह सकते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व भी कह सकते हैं। हैव बीन अमार्क्ड प्लांट, मतलब उसको क्या कहते हैं, अरमार्क्ड। प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। यानी वहाँ पे जो प्लांटेशन जो करना होता है या फिर ये खेती करना जो होता है, यानी पशुओं को चराना, पेड़ों की कटाई करना, हंटिंग या पॉचिंग या किसी भी पशुओं का शिकार करना, वो क्या होता है वहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि वहाँ अलाउड नहीं होता। सेंचुरी क्या होता है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। सेंचुरीज क्या होती है, ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, यानी जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से, ताकि उनको ऐसा लगे कि उनका जो हैबिटेट है वो क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। उस नेचुरल हैबिटेट में वो किस तरीके से पनपते हैं, किस तरीके से अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, तो वहाँ पर उनको इस तरह का हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आता है नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेशनल रिसोर्सेज। ये नेशनल पार्क क्या होते हैं, ऐसे एरिया होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं, जहाँ पर आना जाना जो होता है बंद होता है लोगों का, आम लोगों का वहाँ जाना अलाउड नहीं होता। फॉर वाइल्ड लाइफ एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करने के लिए एरिया होते हैं। वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से अपने हैबिटेट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे उनको ऐसा लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही है। इसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। यानी क्या होते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये बड़े होते हैं एरिया में, इनका एरिया ज़्यादा होता है, और इनका काम भी यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लाइफ, वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल। यानी जो जो भी जंगल का जीवन होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, उन सबको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। एंड जो ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया, इन द एरिया, यानी जितने भी ट्राइबल्स लोग वहाँ पे रहते हैं वो ट्रेडिशनल लाइफ अपनी जीते हैं, तो उनको भी क्या करना, उनको भी वहाँ पे जगह मिली होती है, तो वो भी उसी में रहते हैं, उसी के ऊपर अपना जो भी लाइवलीहुड होता है, जो उसकी अपना जो जीविका होती है वो वहीं से चलाते हैं, जंगलों से ही। एक्टिविटी 7.3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। अपने ज़िले में ये फाइंड आउट करें कि कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में या फिर कंट्री में। रिकॉर्ड इन टेबल 7.1, तो 7.1 में आप इसको रिकॉर्ड करें। यहाँ पे इसमें टेबल दी हुई है। शो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट ऑफ एंड इंडिया। उसको शो भी करें उन एरियाज को आउटलाइन मैप में, स्टेट में भी, जो आपका स्टेट है वहाँ पर भी, और इंडिया का जो मैप होता है उसके अंदर भी आप उसको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे इसमें आप सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे जो आपका एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया। इन माय डिस्ट्रिक्ट, यानी मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, या फिर स्टेट में या फिर किसी कंट्री में। तो आप इस टेबल को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके एरिया में ये चीज़ें हैं।
इसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो इसमें क्या होता है, जो जो बच्चे जो होते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ में, और जो माधव जी जो वहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर करते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माधव जी इनको एक्सप्लेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। ऐसा एरिया है जहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसको कंजर्वेशन उसका किया जाता है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। यानी किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी बहुत सारी वैरायटीज होती है। तो ये क्या होती है, पूरी बायोडाइवर्सिटी होती है, और उसको कंजर्व करने का काम करता है कौन, बायोस्फीयर रिजर्व। The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, वो उसमें हेल्प करता है मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। यानी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी, वहाँ के प्लांट्स एनिमल्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे बड़े, और वहाँ की जो कल्चर जो होती है उस एरिया की, उसको भी वो मेंटेन करके रखते हैं। अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व में जो और दूसरे जो एरिया होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, उनको भी वो उसमें कंटेन करता है। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा। यानी बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया था कि बड़ा होता है, तो उसमें एक नेशनल पार्क भी जो है उसी के अंदर है, वो भी उसी को भी कंसिस्ट करता है, जिसका नाम है सतपुरा। एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती है उसके अंदर। क्योंकि जो एरिया होता है प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ आप देख सकते हैं ये मैप है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी सेंचुरीज होती है, उनके बारे में आप यहाँ मैप में अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है एक्टिविटी 7.4। इस एक्टिविटी में क्या है, लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। यानी आपके एरिया में जो भी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से हैं। सम ऑफ दीज, उनमें से कुछ फैक्टर्स जो होंगे, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ फैक्टर ऐसे भी होंगे, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होगी, में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करती है अननोइंगली, बिना सोचे समझे। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाएं। हाउ कैन दीज बी चेक्ड, उसको कैसे चेक किया जा सकता है। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक, उसमें डिस्कस करें अपनी क्लास में, और अपनी नोटबुक में उसके ऊपर एक ब्रीफ में एक रिपोर्ट बनाएं। इसके बाद आता है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि बच्चे जो होते हैं उसके बायोस्फीयर रिजर्व में वॉक करते हैं। दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, वो अप्रिशिएट करते हैं जो फॉरेस्ट की जो ग्रीन वेल्थ होती है उसको। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक्स ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट के अंदर क्या देखते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स को भी देखते हैं, जो जो टीक ट्रीज जो होते हैं उनको भी देखते हैं, उनको देख करके बहुत खुश होते हैं। सडनली, अचानक से क्या होता है, पहली फाइंड्स, पहली को क्या मिलता है, पहली देखती है इसमें, यहाँ पर ये डायग्राम है, इसके मैं भी अब अच्छे से दिखाऊंगा आपको। अ रैबिट, वो क्या देखती है, एक रैबिट देखती है, एंड वांट्स टू कैच इट, और उसको पकड़ना चाहती है। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, और वो उसके पीछे दौड़ना शुरू करती है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हियर, प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने हैबिटेट में कंफर्टेबल और हैप्पी महसूस करते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो माधव जी जो है उनका एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। यानी हम फ्लोरा एंड फोना इसकी बात करते हैं, जो तो ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। यानी फ्लोरा प्लांट को कहते हैं, फोना किसको कहते हैं, एनिमल को। ठीक है।
तो ये ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, तो उसको वहाँ उस एरिया का फ्लोरा एंड फोना कहा जाता है। इसी तरीके से साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फंस, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोना ऑफ द पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी जो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसमें जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं इनके एनिमल्स के, ये वहाँ के क्या कहलाते हैं? फोना कहलाते हैं। तो आप यहाँ इसमें डायग्राम में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये वही एनिमल्स हैं जिनके मैंने अभी भी नाम बताए हैं। प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं। इसमें वाइल्ड डॉग, चीताल, वोल्फ, लेपर्ड, फर्न, जामुन, तो ये ऐसे होते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनको फोना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आती है एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज का ये जो टॉपिक है अभी हमारा, इसमें कई सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं, तो इन टॉपिक को हम अपनी अगली वीडियो में ही आपको दिखा पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।